हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 6। लास्ट क्लास हमने बात की थी न्यूट्रिशन के बारे में, जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स की हम लोग बात किए थे, जैसे डॉग, कैट, ये सब डिफरेंट टाइप के हम लोग एग्जांपल्स देखे थे। पैरासाइट्स के बारे में देखा था, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसके अलावा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। इसके अंदर थ्री डिफरेंट टाइप्स आपने स्टडी किया था: होलोजोइक, पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक। ठीक है। इसके अलावा आपने अमीबा और पैरामीशियम के भी न्यूट्रिशन को स्टडी किया था। ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मतलब हम लोग ह्यूमन का न्यूट्रिशन स्टडी करने वाले हैं। फाइनली जाकर हम लोग ह्यूमंस तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आज हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे कि डिफरेंट टाइप के स्टेप्स होते हैं, अभी आप देखोगे इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, फिर अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सब कुछ स्टेप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे स्टेप्स को स्टडी किया जाएगा। तो आज हमने जो स्टेप्स इंक्लूड किया है वो है इंजेशन एंड डाइजेशन, और थोड़ा बहुत हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टीथ में जो टूथ डीके होता है, ये सब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट हमारा टॉपिक आज का है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनसीईआरटी का ही ये इमेज या डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ह्यूमन का आउटलाइन बना हुआ है, और यहाँ से इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आप सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या नजर आएगा? ये जो पार्ट है, दिस इज माउथ, है ना? ये माउथ है। माउथ के अंदर की जो कैविटी है, दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड बक्कल कैविटी। राइट। और ये जो माउथ की ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें नजर आएंगी, बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी वैसे तो, बट आपके सिलेबस में मेन दो चीज़ पढ़नी है, टीथ और टंग। इसके अलावा सेलेवरी ग्लैंड्स भी आपको पढ़ने हैं, तीन चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, टीथ, टंग और सेलेवरी ग्लैंड। ओके। अच्छा, उसके बाद फिर और आगे बढ़ोगे ना, तो इसके बाद आपको मिलेगा माउथ के बाद एक फूड पाइप विच इज कॉल्ड ईसोफेगस। ठीक है, दिस इज द ईसोफेगस, जो एक पतली सी फूड पाइप होती है। एंड ये फूड पाइप जाकर खुलती है एक जे शेप के ऑर्गन में, विच इज कॉल्ड द स्टमक। ये रहा स्टमक। ठीक है, स्टमक जो होता है, इसके बाद ये आगे एंटर कर जाता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिडिनम, जेजनम, इलियम। ठीक है, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स अप इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, देखा जाएगा बाद में। ठीक है, और फाइनली इसकी जो ओपनिंग होती है, यहाँ पर कुछ फूड, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर्ड रहता है, और फिर कुछ समय के बाद ये बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द एनस। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड कोलोन। ठीक है, इसके अलावा एक और पार्ट होता है रेक्टम, और फाइनली एनस। ऐसा हो जाता है। ओके, अब इसके अलावा देखो कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर मार्क की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल डायाफ्राम। तो डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है, इस एरिया में। ठीक है, तो इसके ऊपर का जो एरिया होगा, दैट इज कॉल्ड थॉरेक्स। ठीक है, मतलब इसके ऊपर का जो भी हिस्सा है, इस हिस्से को आप क्या बोलोगे? थॉरेक्स बोलोगे। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा थोड़ा। आओ, तो दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस वन, दिस वन इज कॉल्ड द थॉरेक्स। सॉरी, ये क्या लिख दिया। हाँ, ये तो ईसोफेगस है, मतलब ये इसके ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड थॉरेक्स। या फिर आप इस कैविटी की बात अगर करेंगे तो इसको थोरेसिक कैविटी भी बोल सकते हैं, भी उतना काम नहीं है आपको। आगे बढ़ जाइए। इसके जो डायाफ्राम के नीचे का हिस्सा होगा, दिस कंप्लीट हिस्सा या पोर्शन इज कॉल्ड एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन। ओके, तो थॉरेक्स ऊपर है, नीचे क्या है? एब्डोमेन। यहाँ से ऊपर थॉरेक्स, ठीक, और इसके नीचे एब्डोमेन। ओके, फिलहाल आप इस पर कंसंट्रेट करो कि जो यहाँ पर पहला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड माउथ। मैं इस पर आता हूँ। ठीक है, तो मैं एक पार्ट बाई पार्ट अगर लिखूँ आपके लिए, सबसे पहले लिखेंगे द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ क्या क्या पार्ट्स आ जाएंगे? तो यार इसमें दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट आप लिख सकते हो एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। और जो दूसरा पार्ट की आप बात कर सकते हो, वो आप बात कर सकते हो कुछ यहाँ पर एंजाइम्स हैं। ठीक है, एंजाइम्स या आप बोल सकते हो कुछ सिक्रीशंस हैं जो ग्लैंड्स के द्वारा निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है,
अब जो एलिमेंट्री कैनाल है बेसिकली वो एक रास्ता है जिसके थ्रू फूड मूव करता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सब कुछ होता है, यहाँ से मूव करता है और यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो एक रास्ता है, इस पूरे रास्ते का नाम एलिमेंट्री कैनाल है। ओके, अब इस रास्ते की शुरुआत कैसे होती है? तो इस रास्ते की शुरुआत अगर आप स्टार्ट करोगे, जैसे यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है मैं नाम लिखते जा रहा हूँ। जैसे माउथ हो गया, ठीक है, माउथ के बाद उसी के अंदर ओरल कैविटी आती है। ठीक है, तो आप माउथ तो ओपनिंग का नाम है, ठीक है, कैविटी का क्या नाम है? बक्कल कैविटी, बट चाहे तो आप साथ में लिख सकते हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। तो माउथ जस्ट एक ओपनिंग है, और अंदर की जो खाली जगह है, माउथ कहाँ है? हमारा लिप्स जहाँ पर है वो माउथ हुआ। अब अंदर की जगह अंदर की जगह दिख रही है, तो अंदर की जो जगह होती है वो क्या होती है? बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। ठीक है, और आगे जाओगे तो एक ये वाला पाइप मिलेगा, ठीक है, फूड पाइप, जिसको आप बोलते हो ईसोफेगस। ईसोफेगस, ये क्या हो गया? फूड पाइप। ठीक है, ये ईसोफेगस एंटर करता है जे शेप ऑर्गन में, जिसका क्या नाम है? स्टमक। इसका नाम है स्टमक। ठीक है, ये जे शेप का होता है। उसके बाद स्टमक भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। उसके बाद और आगे चलोगे तो तुमको मिलेगा इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन दो हैं, पहले मिलता है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और फिर मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, मैं बताऊंगा बाद में, अभी काम नहीं है। DJI, ड्यूडेनम लिख लो, चलो, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स हो गए। ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन में भी आप लिख सकते हो कोलोन, रेक्टम और एनस। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा कुछ अपेंडिक्स नाम का एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी यहाँ होता है। ठीक है, वो आप जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे कर लेंगे। हालांकि अभी आप थोड़ा सा जानना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि ऐसे ऑर्गन जो पुराने ज़माने में हमारे एंसेस्टर्स में एक्टिव थे बट अब एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक्चुअली इसके पीछे एक कहानी है, मैं बता देता हूँ। क्या था कि पुराने ज़माने में हमारे एंसेस्टर जो थे वो अनकुक्ड फूड खाते थे। ठीक है, मान लो वो पत्ते खाते थे, जैसे कि गाय भैंस खाती है ना पत्ते, उस तरह से अनकुक्ड खाते थे। उनके पास फायर का आविष्कार, आग का आविष्कार नहीं हुआ था, डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो वो लोग अपना खाना पकाते नहीं थे, कच्चा ही खाते थे। ठीक है, और इसलिए कच्चे प्लांट के फूड में जो स्टार्च और सेल्लोज होता है, मेनली सेल्लोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास एक स्ट्रक्चर था, इसका नाम था अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये जो अपेंडिक्स है ये सेल्लोज का ब्रेक डाउन करवाता था। ठीक है, तो उस वक्त हमें हमारी बॉडी में बहुत सारा सेल्लोज जाता था, और इसलिए अपेंडिक्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया भी होते थे जो सेल्लोज का ब्रेक डाउन कराते थे। बट आजकल हम लोग कैसे खाना खाते हैं? पका कर खाते हैं प्रॉपर, तो अब हमारी बॉडी में उतना सेल्लोज नहीं आता है, ठीक है, जितना उस वक्त आता था। इसलिए धीरे धीरे करते 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 समय के साथ ये अपेंडिक्स का साइज छोटा होता गया, और आज के टाइम में ये बहुत ही छोटा सा, इतना सा एक ऑर्गन रह गया है, एक स्ट्रक्चर रह गया है जिसका कुछ खास फंक्शन नहीं है। ठीक है, और इसलिए ये हमारे लिए वेस्टिजियल है, अब इसका कोई काम नहीं है। बट वंस अपॉन अ टाइम इसके पास कुछ फंक्शन था, वो डाइजेशन में हेल्प करता था, बट अब नहीं है। ठीक है, कभी कभी इसमें फीकल मैटर जमा हो जाता है, ठीक है, और उसके जमा होने की वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ठीक है, उसका ऑपरेशन, सर्जरी करके उसको कट करके निकालना पड़ता है। ठीक है, ज्ञान की बात सुन लिए, चलो आगे बढ़ते हैं, वापस इधर आ जाओ। तो अब देखो, अब कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं। अब क्या और स्ट्रक्चर्स हैं? तो देखो यहाँ पर कुछ एक ऑर्गन दिख रहा है तुमको, इसका नाम है गॉल ब्लैडर, जो बाइल को स्टोर करता है। एक स्ट्रक्चर और है, यहाँ पर लिखा नहीं है, इसको बोलते हैं लिवर, यहाँ लिखा है लिवर, ये लिवर है। ठीक है, तो लिवर के ठीक नीचे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। लिवर जो होता है वो बाइल जूस बनाता है। ठीक है, और इस बाइल जूस को स्टोर कौन करता है? तो स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक यहाँ पर एक और ऑर्गन है, देखो इसका नाम है पैंक्रियाज। तो अगर मैं बोलूँ कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर दो नाम लिखोगे। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को मैं अलग कलर से लिखता हूँ, इधर देखो ध्यान से। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल आप याद कर लो, एक लिख लो लिवर और एक लिख लो पैंक्रियाज। ठीक है, अच्छा, लिवर के साथ ही गॉल ब्लैडर भी अटैच्ड रहता है। जब हम लोग लिवर पढ़ेंगे तो वहाँ पे गॉल ब्लैडर का जिक्र मैं कर दूंगा, अभी काम नहीं है, नहीं, बस सुन लो कि गॉल ब्लैडर कहाँ पर है, लिवर के साथ ही अटैच रहता है। ठीक है, तो सारा हो गया। क्या क्या हुआ?
टंग अब ये डिस्कस करेंगे, माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, ठीक है, सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए, सारे कर लिए, ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक, चलो सारा हो गया। चलो अब इसको एक बार कॉपी कर लो बढ़िया से, नोट डाउन कर लो, ठीक है हो गया। चलो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा मैंने स्पेस छोड़ रखा था यहाँ पर, एनीवेज इसका काम नहीं है आपको। जी चलिए अब चलते हैं स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पर, ठीक है, क्या स्टेप्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कुछ स्टेप्स हैं, जैसे पहले हम लोग खाना खाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंजेशन। फिर वो खाना हमारे पेट में जाएगा, फूड पाइप के थ्रू होता हुआ स्टमक में जाएगा, वहाँ डाइजेस्ट होगा, थोड़ा बहुत स्टमक में डाइजेस्ट होता है, और फिर आगे चलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी थोड़ा बहुत और डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो खाना का जो डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और आगे चलकर ये माउथ से होता हुआ स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर पूरी तरह से डाइजेस्ट, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही अब्जॉर्ब होगा। तो अब्जॉर्ब कैसे होगा, वो माइक्रोविलाई और विलाई का कुछ कंसेप्ट है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है, मैं बताऊंगा डायग्राम के साथ। तो कुछ स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं जो इस डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देते हैं, और ब्लड में जाने के बाद ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है, जहाँ जहाँ ब्लड उसको लेके जाता है वहाँ वहाँ ये एब्जॉर्ब फूड भी पहुँच जाता है, और वहाँ जाने के बाद ये बॉडी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, बॉडी का हिस्सा बनने से मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो एक कॉकरोच है, ठीक है, दीवार पर, ठीक, और वहीं पर पास में एक छिपकली है, वो छिपकली कॉकरोच की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये कॉकरोच है, ये छिपकली, छिपकली छुप छुप कर आई और ऐसे पकड़ ली कॉकरोच को, कॉकरोच को खा गई। ठीक है, खाने को क्या बोलोगे, इंजेशन। जब कॉकरोच पेट में गया, छिपकली के पेट में, तो डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब कॉकरोच की बॉडी स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक हो रही है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, और डाइजेशन के बाद वो स्मॉल स्मॉल पार्ट में टूटने के बाद अब वो छिपकली के लिजर्ड के ब्लड में अब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, अब ये अब्जॉर्ब जब हो जाता है, तो अब्जॉर्ब होने के बाद अब मान लो छिपकली की पूंछ टूट गई थी, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो, छिपकली की पूंछ नहीं है, टूटी हुई है, छिपकली चाहती है कि उसकी नई पूंछ आ जाए, तो नई पूंछ बनाने के लिए कुछ न्यूट्रिशन चाहिए ना। ठीक है, तो छिपकली ने अभी अभी ताज़ा ताज़ा एक कॉकरोच खाया है, ठीक है, तो उस कॉकरोच की बॉडी से न्यूट्रिशन निकलेगा, और उस न्यूट्रिशन को यूज करके छिपकली अपना बॉडी का एक पार्ट यानी पूंछ बनाएगी। ठीक है, तो जब वो कॉकरोच के ही न्यूट्रिशन से छिपकली का पूंछ बन रहा है, सोचो, जो चीज़ पहले कॉकरोच थी अब उसी चीज़ से छिपकली की पूंछ बन रही है, उसी न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो पहले वो कॉकरोच की बॉडी में था वो न्यूट्रिशन, अब वो छिपकली की बॉडी में आ गया है, अब वो छिपकली की बॉडी का हिस्सा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, समझे। तो ये होता है एसिमिलेशन, तो एब्जॉर्प्शन के तुरंत बाद एसिमिलेशन होता है, बॉडी का हिस्सा बन जाता है वो न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद कॉकरोच का कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसा भी होगा जो छिपकली की बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई होगी, और वो होता है अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट। ठीक है, ये जो अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब पार्ट है, इसको छिपकली बाहर निकाल देगी पॉटी के रूप में, फीकल मैटर के रूप में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। ठीक है, तो दिस इज एक्सक्रीशन और इजेशन, सिंपल। ओके, तो यही 5 स्टेप्स होते हैं। ओके, ये स्टेप्स के नाम थे, तो आप फटाफट इसके बारे में दो दो शब्द लिख लेते हैं। आइए, तो इंजेशन फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप है। तो इंजेशन में क्या होगा, तो इंजेशन में, हालांकि मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है, इसको बस आप स्टेप बाय स्टेप लिख लो कि स्टेप्स के नाम हैं, इनको आप बस नाम लिख लो अभी के लिए। ठीक है, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर आप आइए, इधर आइए। इंजेशन, इंजेशन में, इंजेशन में लिखा जाए, आइए देखिए, तो इंजेशन, हटा नहीं आ रही, हट गया, चलो। देखो, तो इंजेक्शन अकर्स थ्रू माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। अब यहाँ पर इंजेक्शन एक एक करके मैं स्टार्ट किया, एक पहले इंजेक्शन पढ़ेंगे, फिर डाइजेशन, फिर अब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन, एक एक करके पढ़ना है। तो व्हाट इज इंजेक्शन, पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी, बहुत बार कुत्ते को खाना खिलाए, कैट को खाना खिलाए, सबको खाना खिला चुके हैं ना। ठीक है, तो वही सब तो है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन अकर्स थ्रू माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। तो अगर हम इंसान की बात कर रहे हैं,
कुत्ते की बात नहीं कर रहे इस बार, हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो हम लोग कैसे खाना खाते हैं, कुत्ते की तरह खाते हैं क्या, कटोरी में से मुंह डाल के नहीं ना खाते हैं, हम लोग ऐसे हाथ से खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, विद द हेल्प ऑफ हैंड्स खाते हैं, है ना। तो इंजेक्शन अकर्स थ्रू माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, हैंड्स की सहायता से खाया जाता है खाना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है, तो था नंबर 1। सेकेंड स्टेप क्या है, डाइजेशन, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में देखो, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ, द बक्कल कैविटी कंटेन्स, देखो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो होता है ना, वो माउथ से ही शुरू होता है। जैसे मान लो आपने कोई मिठाई खाई, ठीक है, उसमें ग्लूकोज है, ठीक है, शुगर है, वो जैसे ही खाओगे वहीं पर माउथ में ही अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसको आप खाते ही वहीं आपके टंग में ही अब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसे बहुत सारा जहर भी होता है जो टंग ही अब्जॉर्ब कर लेता है, साइनाइड जिसे नाम सुना होगा आपने, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप की फूड मटेरियल्स हैं जिसको हम लोग माउथ में डालते ही उसका अब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द साइट वेयर डाइजेशन स्टार्ट्स, कौन सी जगह पर स्टार्ट होता है, तो आंसर इज कि माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही लिखा है देखो, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ या बक्कल कैविटी, ओके। एंड द बक्कल कैविटी कंटेन्स 3 थिंग्स, जो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस 3 चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। क्या क्या, फर्स्ट आपको पढ़ना है टीथ के बारे में। तो ये देखो सबको दिख रहा होगा, ये सुंदर सुंदर इसके दांत है ना, ये टीथ है, बाकी मैं लेबल नहीं कर रहा हूँ, उतना काम नहीं है आपको। और ऐसे ही टंग, टंग कहाँ पर है यार, तो ये देखो ये रहा इसका टंग, जीव या जीवा, ठीक है, टंग। ऐसे ही सेलेवरी ग्लैंड, देखो सेलेवरी ग्लैंड यहाँ पर जीभ के नीचे होते हैं, और भी होते हैं यहाँ यहाँ किनारे किनारे दांत के पास भी होते हैं, यहाँ यहाँ भी होते हैं, ठीक है। तो ये रहा फिलहाल, ये भी यहाँ पर आप सेलेवरी ग्लैंड को मार्क कर सकते हो, ठीक है। सेलेवरी ग्लैंड से एक लिक्विड निकलता है विच इज कॉल्ड सलाइवा, विच इज कॉल्ड सलाइवा, ओके। तो ये है इंजेशन, ये है डाइजेशन, इतना कर लिए फटाफट, जल्दी जल्दी, हो गया, चलो आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बक्कल कैविटी के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट या बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड टीथ। टीथ क्या होता है, देखो टीथ की बात करें तो टीथ, ये टीथ का एक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल रहे हैं टूथ एनाटॉमी। अगर मैं एक टीथ की बात करूं, मतलब एक दांत की बात करूं, तो आप उसको बोलोगे टूथ। अगर सभी के सभी की बात करें तो टीथ बोलेंगे, ठीक है। एक की बात करें तो टूथ, बहुत सारा है तो टीथ, ये तो एक ही है ना, इसलिए क्या लिखा है, टूथ एनाटॉमी, ठीक है। तो ये एक टूथ की बात हो रही है। तो टीथ कट्स द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। अब ये तो बताने वाली बात है नहीं कि दांत का क्या काम होता है, दांत से हम खाने को काटते हैं, चबाते हैं और उसको पीसते हैं, है ना। तो स्मॉल पीसेस में तोड़ देते हैं, चिविंग करते हैं, चबाते हैं, ग्राइंडिंग पीसते हैं, ठीक है। दिस स्टेप इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। इस प्रकार का जो डाइजेशन हम लोग कर रहे हैं वो है फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन मतलब 2 स्टेप्स में डाइजेशन होता है, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को फिजिकली, फिजिकली मतलब उस पर जोर लगाकर कोई चीज़ कर रहे हो तो उसको बोलते हैं फिजिकल, ठीक है। अगर केमिकल की बात करें, केमिकल डाइजेशन में आप किसी केमिकल का इस्तेमाल करके ब्रेक डाउन करते हो फूड का, तो इसको आप बोलते हो केमिकल। फिलहाल दांत की हेल्प से हम कोई केमिकल नहीं निकाल रहे दांत से, हम दांत से बस खाने को ब्रेक कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, इसको बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन, ठीक है। च्युइंग मतलब चबाना और ग्राइंडिंग मतलब पीसना। तो चबाने के लिए देखो यहाँ पे 2 दांत है ना, खरगोश वाला दांत, ठीक है, या यहाँ ड्रैकुला वाला दांत है, इससे भी काट सकते हो। काटने का काम, काटते हैं पहले इससे, मान लो एप्पल खा रहे हैं, काटेंगे ऐसे, तो ये काटे पहले, कट किए, कट करने के बाद उसको चबा रहे हैं, च्विंग कर रहे हैं। तो च्विंग करने के लिए यहाँ भी है, ये भी है, सारे दांत काम आ रहे हैं, मेनली च्विंग करने के लिए ये पीछे वाले दांत काम आते हैं, ठीक है। और ग्राइंड बिल्कुल पीस देना है उसको, पीस देना है, पीसने के लिए एकदम लास्ट के जो मोलर दांत होते हैं, लास्ट वाले दांत जो होते हैं अंदर की तरफ, वो पीसने का काम करते हैं, ठीक है। हालांकि उतना आपको नहीं पढ़ना है कि कौन सा दांत का फंक्शन क्या है, बट आप ये समझ लो कि कटिंग, च्युइंग एंड ग्राइंडिंग, ये सारे के सारे फंक्शंस टीथ के हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक टीथ को जब कट करके देखा गया है, टीथ को ऐसे बीच से काट दिया गया है, बीच से काटने के बाद इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर के स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए, ध्यान देंगे, देखो देखो देखो, सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर है जो हमको दिखाई पड़ता है, दांत सफेद सफेद दिखाई पड़ता है, उसको आप बोलते हो क्राउन, क्या बोलते हो, क्राउन। और जो दांत अंदर की तरफ होता है, मसूड़े के अंदर या गम के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड रूट, ठीक है, दैट इज नॉट विजिबल, अंदर होता है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है क्राउन एंड रूट। नाउ क्राउन का जो सबसे बाहर का हिस्सा है वो एनामेल कहलाता है, ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो ये हार्ड होता है, वेरी हार्ड, हार्डेस्ट,
मटेरियल, एनामेल क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। अच्छा, उसके ठीक नीचे डेंटाइन होता है, ये भी मतलब हार्ड होता है बट उससे कम हार्ड होता है। ऐसे पल्प देखो, ये लिक्विड टाइप का होता है, ठीक है, ये सॉफ्ट होता है, और इसके आसपास पल्प में आपको यहाँ पर नर्व्स दिखाई पड़ेंगे, देखो नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स नजर आएंगे, ठीक है। और ये अंदर तक, यहाँ पर देखो नर्व जो है ना वो अंदर तक चला गया है, ठीक। कभी कभी जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं, सॉरी खाना खाते हैं और ब्रश नहीं करते हैं, तो गांत, यहाँ पर गांत बोल रहा हूँ, दांत, तो दांत जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, ठीक है। और जो दांत यहाँ गंदे हो जाते हैं, तो दांत को गंदे होने के बाद यहाँ पर बैक्टीरिया अपना एक्शन करता है और दांत के ऊपर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, टूथ डीके बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे एग्जैक्टली होता है, थोड़ा थोड़ा वेट करो, बताता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में है। तो ये एनामल बेसिकली यहाँ से डिस्ट्रॉय होता है या इरोड हो जाता है, इरोशन हो जाता है, ये यहाँ से हट जाता है, ठीक है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जब कोई खाना खाता है कुछ, तो उस खाने के कुछ पार्टिकल्स यहाँ अंदर आने लगते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर हमको एक सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बैक्टीरिया की वजह से भी यहाँ पर सेंसिटिविटी हो सकती है। सेंसिटिविटी का आपने सुना होगा, सेंसोटाइन एग्जाम्पल, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं इस तरह से, ठीक। तो ये टीथ के बारे में हालांकि आपको इतना फिर से नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं सारी चीज़ कवर करके हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये था टीथ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, तो आप इसको बना लेना, ये आपके अगर अगर आप फ्यूचर में बायो लोगे और पढ़ोगे मेडिकल तो वहाँ काम आएगा, अभी बना के रखो इसको, ठीक है, फटाफट करो इसको। हो गया, चलो आगे बढ़ो। तो अब देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था, देखो ये दांत सड़ गए इसके बेचारे के, ठीक है, ये लाइव एग्जांपल है, ब्रश करके सोना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, तो डेंटल कैरीज और टूथ डीके, पढ़िए, डेंटल कैरीज और टूथ डीके causes, डेंटल कैरीज और टूथ डीके कॉजेज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, समय के साथ, एक बार में नहीं, ठीक है, धीरे धीरे, ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनामल, एनामल सॉफ्ट हो जाता है, उसकी हार्डनेस खत्म हो जाती है, वो पिघल जाता है, ठीक है। एंड डेंटाइन भी पिघल जाता है, ये सीमेंटिंग मटेरियल होता है, दोनों ही पिघल जाते हैं, ठीक है, उनकी हार्डनेस कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं, हार्डनेस डिक्रीजेस, ठीक है। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूस एसिड्स दैट सॉफ्टन्स और डीमिनरलाइजेस द एनामल। थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या होता है कि अगर कोई इंसान कोई खाना कुछ खा के बिना ब्रश किए ही सो गया, ठीक है, या फिर बिना ब्रश किए पड़ा हुआ है, तो जो खाने के पार्टिकल्स में शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट होंगे वो दांत पर चिपके रहते हैं, ठीक है। जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट चिपका रहता है दांत के ऊपर, ये शुगर या कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, ये शुगर और कार्बोहाइड्रेट एसिड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस कर पाएगा, खुद तो शुगर एसिड तो बना नहीं पाता है, तो बैक्टीरिया होता है हमारे माउथ के अंदर, वो क्या करता है, वो शुगर को यूज करके उस शुगर को कन्वर्ट कर देता है एसिड्स में, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एसिड बन जाते हैं दांत के ऊपर। उन एसिड की वजह से जो एनामल के पास हार्डनेस है, ठीक है, जो उसमें मिनरल्स हैं डिफरेंट टाइप के, वो मिनरल्स डीमिनरलाइज हो जाते हैं, वो मिनरल्स वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट मिनरल की कमी होने से दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं, और जो एनामल का जो ऊपर का हार्डनेस था, वो हार्डनेस कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, और वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, ये देखो यहाँ पर कैरीज हुआ है, पहले इसको समझ लो। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल, मासेस मतलब बहुत सारा बैक्टीरियल सेल जब एक साथ इस फूड के ऊपर काम करके शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा जब एसिड बनता है उससे क्या होता है, उससे एसिड के बनने से एनामल कमज़ोर पड़ने लगता है। बट अगर कोई इंसान ब्रश करता रहे प्रॉपर, ठीक है, जब भी कुछ खा रहा है ब्रश कर ले रहा है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं, फिर भी मान लो ऐसा कोई कर रहा है, हाँ सुबह और शाम तो कर सकते हैं, या सुबह और रात तो कर सकते हैं, 2 टाइम। मान लो कोई नॉर्मली ब्रश कर रहा है, तो उसके यहाँ दांतों में एसिड एक्यूमुलेट नहीं हो पाता, ठीक है। शुगर अगर है भी तो वो साफ हो जा रहा है, और बैक्टीरिया अपना काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से एसिड नहीं बन रहा है, एसिड नहीं बन रहा तो उसकी वजह से एसिड नहीं बन रहा तो उसकी वजह से यहाँ पर डीमिनरलाइजेशन यानी सॉफ्टनेस नहीं बढ़ रही है, हार्डनेस मेंटेन हो जा रही है। एनामल हार्ड ही रहता है, एनामल सॉफ्ट नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए ब्रश करना चाहिए ताकि एनामल हार्ड मेंटेन रहे, अदरवाइज एनामल सॉफ्ट हो जाएगा तो उसमें इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, देखो, ठीक है। तो आगे देखो पढ़ो क्या लिखा है, मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विथ फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ,
बैक्टीरिया और फूड दोनों चिपक चुका है टीथ के साथ अगर आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, और क्या बना रहा है, डेंटल प्लेक, इसी को डेंटल प्लेक भी कहते हैं इसे, यहाँ देखो डेंटल कैरीज भी बोल सकते हो, ये सब, ठीक है, यहाँ देखो ये सब, यहाँ भी हो गया, दांत इसका बर्बाद है, ठीक है। अब ये देखो क्या कह रहा है, सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड, एक जो समझ रहे हो, सलाइवा जो होता है हल्का सा एल्कलाइन होता है, ठीक है, तो अगर मान लो एसिड बन भी गया है ना, तो सलाइवा उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन अगर किसी इंसान के दांत बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो सलाइवा जो है वो दांत तक पहुंच नहीं पाता, क्यों, क्योंकि दांत के ऊपर बैक्टीरिया भरा हुआ है पूरा, ठीक है, और सलाइवा बैक्टीरिया को क्रॉस करके अंदर जा नहीं पा रहा, ठीक है, इस तरह से, मतलब इसलिए हमको ब्रश करते रहना चाहिए, इसलिए कह रहा है कि ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, तो ब्रश करने से हम एसिड बनाने से रोक सकते हैं बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया एसिड नहीं बना पाएगा तो इससे ये दांत सड़ेगा भी नहीं, ठीक है। इफ अनट्रीटेड, छोड़ दिया ऐसे, मान लो साफ नहीं किया और ठीक नहीं किया इसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर मान लो ये बीमारी किसी को हो गई है ये वाली, ठीक है, और इसको ऐसे ही छोड़ दिया भगवान भरोसे, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके भी अंदर जा सकते हैं, इसके भी अंदर जा सकते हैं, और पल्प के अंदर, पल्प यहाँ था ना, ये देखो ये पल्प है, तो मान लो पहले शुरुआत में इसको इतना ही बीमारी हुआ था, अब ये और बढ़ता गया, देखो पल्प में घुस गया, अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, पल्प के अंदर तो नर्व्स हैं बहुत सारे, है ना, ब्लड वेसल्स हैं, तो जब नर्व्स में ये इन्फेक्शन चला जाता है बैक्टीरिया का, तब होती है सेंसिटिविटी, और बहुत दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, मतलब सेंसिटिविटी तो छोड़ दो तुम, बहुत तेज दर्द होता है उस वक्त, इसको ठीक करने का एक ही उपाय होता है, या तो दांत उखड़वा लो, या तो और भी कुछ ट्रीटमेंट है, जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी होता है, उसमें इन्फेक्शन को साफ करके उसको हटाया जाता है और नया एक रूट कैप लगाया जाता है कुछ, ठीक है, वो सब तो नहीं पढ़ना आपको। इफ अनट्रीटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, ठीक है, तो इन्फेक्शन बढ़ा सकता है, और इन्फ्लेमेशन मतलब वहाँ पे सूजन हो सकता है, या वहाँ दर्द हो सकता है, यहाँ या फिर वहाँ पर पेन हो सकता है, ये सब इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई, एक बार इसको भी देख लीजिए फटाफट, हो गया, चलिए, आइए, अच्छा थैंक यू, हो गया, चलो ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहाँ पे करते हैं स्टॉप, ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हम लोग बिल्कुल अभी स्टार्ट किया, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग माउथ के अंदर ही हैं, ठीक है, अब माउथ के अंदर अब सलाइवा की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद इसोफेगस, और इसोफेगस में कुछ खास है नहीं, स्टमक की बात करेंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा रहेगा अपना आने वाला लेक्चर, ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, पढ़ते रहिए, बाय बाय, थैंक यू।